गुड मॉर्निंग। आप सभी का ट्रिपल ई क्लासेस में स्वागत है। तो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट करंट। ठीक है। तो पिछली क्लास में अपन ने ओम्स रूल है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि जॉर्ज साइमन ओहम नामक वैज्ञानिक ने चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा में संबंध स्थापित किया था। ओम का जो रूल है वो एसी और डीसी दोनों में लागू होता है। एसी के केस में आपको कुछ कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि किन परिस्थितियों में ओम का नियम लागू नहीं होता। ठीक है। ये अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के बाद में रेजिस्टेंस के रूल, और उससे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल आज की क्लास में सोल्व करेंगे। ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा रेजिस्टेंस। ओके। हेडिंग डालिए रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो क्या होता है रेजिस्टेंस? तो अगर जनरल लाइफ का एग्जांपल लें अपन, जैसे किसी पथरीली जमीन पर चल रहे हो तो वहां पर जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होंगे वो आपकी गति में बाधा उत्पन्न कराते हैं, तो वो क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है। अगर रोड में गड्ढे होते हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है, तो वो भी क्या है? रेजिस्टेंस। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण होता है जो कि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, यहां पर लिखिए प्रतिरोध। प्रतिरोध पदार्थ का पदार्थ का वह गुण है, वह गुण है जो परिपथ में परिपथ में विद्युत धारा विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है, विरोध करता है। तो वो क्या है? यहाँ पर प्रतिरोध है, या आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है। और प्रतिरोध की जो यूनिट होती है, प्रतिरोध की इकाई, प्रतिरोध की इकाई इकाई यहां पर क्या होती है? ओहम होती है। ठीक है। और ओहम को इस प्रकार से अपन डिनोट कर। अब देखिए, जैसे ये आपके पास कोई भी चालक है। ठीक है। ये आपके पास भी चालक, इस चालक की लंबाई मान लीजिएगा क्या है? यहां पर L। ठीक है। चालक की लंबाई क्या है? L है। और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया, कैपिटल A। और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है आप लोगों का, वो मान लीजिएगा क्या है? यहां पर I। तो यहां पर जो करंट डेंसिटी होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना अधिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, धारा घनत्व उतना ही अधिक होता है। ठीक है। तो आप लोग यहां पर पॉइंट लिख सकते हो कि धारा घनत्व
ब्रैकेट में लिखना जे। धारा घनत्व है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र ई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, कि जितना अधिक विद्युत क्षेत्र होगा धारा घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो यहां से आपके पास में आता है जे समानुपाती ई। ठीक है, तो जैसे ही यहां से समानुपाती का नियतांक हटाते हैं तो यहां पर जे बराबर नीटा ई आ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नीटा क्या है, यहाँ पर चालकता को प्रदर्शित करता है। ये क्या है आप लोगों का, विशिष्ट चालकता। ये क्या है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालक। ओके, तो यहां से धारा घनत्व क्या होता है, जे बराबर आप लोगों का होता है I अपॉन में A होता है, बराबर नीटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V अपॉन में L होता है। V अपॉन में क्या होता है, L होता है। तो जो विशिष्ट चालकता होती है वो विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चूंकि विशिष्ट चालकता व्युत्क्रमानुपाती किसकी होती है, विशिष्ट प्रतिरोधकता की होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो I अपॉन में A बराबर 1 अपॉन में रो इंटू V बाय L हो गया। ठीक है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, इनका पक्षांतरण करेंगे तो V अपॉन में I बराबर यहां से आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है यहां से कि इसको तो मैं इधर ले आया और आप लोगों का रो L बाय क्या आ गया, A आ गया। अब ये V अपॉन में I क्या होता है, R होता है, तो R बराबर रो L बटे A, ये आपका प्रतिरोध का क्या आ जाता है, फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को किस प्रकार से ड्राइव करना है आई थिंक आप सभी समझ गए। ठीक है, इस फॉर्मूले से क्या क्या यहाँ पर आपके सामने कंक्लूजन निकल करके आते हैं वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है ये आपको पता चल गया होगा। चलिए, तो अब यहाँ पर लिखिएगा लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, या आप लिख सकते हो प्रतिरोध के नियम, प्रतिरोध के नियम। ठीक है, क्या नोट करना है, प्रतिरोध के नियम। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास में ये आया कि चालक का जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है। यानी चालक की जब लंबाई बढ़ाओगे, जैसे लंबाई 2 गुना कर दी या 3 गुना कर दी, 5 गुना कर दी, तो यहाँ पर प्रतिरोध भी उसी क्रम में बढ़ता है। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या आता है कि चालक की चालक चालक का प्रतिरोध लिखिए यहां पर, चालक का प्रतिरोध प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती समानुपाती होता है। अर्थात अर्थात लंबाई बढ़ने पर चालक का
प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है। वह लंबाई घटाने पर या लंबाई घटने पर प्रतिरोध घटता है। ओके, तो यहां से आपका R समानुपाती किसके है, L के है, तो इसे इक्वेशन मैंने नाम दे दिया है A। तो यानी कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रतिरोध यहां पर बढ़ने वाला है। दूसरा देखिए कि यहां पर जो चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो क्या है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या लिखेंगे, चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। ठीक है, तो यहां से आपके पास दूसरा पॉइंट यहां से आ गया, R समानुपाती 1/A हो, यानी जैसे जैसे यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस यहां पर बढ़ने वाला है। तो इसीलिए जब भी आप लोग मार्केट से कोई केबल खरीदते हैं तो वहां पर अगर आपको करंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा वाली केबल ही आप लोग परचेज करते हैं। ठीक है, इंसुलेशन होता है ना किसी भी केबल का, वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है, जबकि वहां पर जो अंदर जो कॉपर है उस कॉपर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो करंट पर डिपेंड करता है। अगर आपको हाई करंट की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर आप लोग उसका क्या देखेंगे, वहां पर कॉपर का क्रॉस सेक्शन एरिया देखेंगे कि ज्यादा मोटा होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप लोग वोल्टेज हाई वोल्टेज पे उसे ऑपरेट करवा रहे हैं तो वहां पर इंसुलेशन देखा जाता है कि ऊपर का जो आपका इंसुलेशन है वो मोटा है कि नहीं है। तो ये जरूर ध्यान में रखना कि इंसुलेशन वोल्टेज पर डिपेंड करता है और जो करंट होता है वो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा पॉइंट लिखिएगा यहां पर, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध पदार्थ के गुणधर्मों पर निर्भर करता है। कैसे करता है कि जैसे आपके पास में कोई भी, जैसे मान लीजिए सिल्वर कंडक्टर है, ठीक है, और सिल्वर का जो रेजिस्टिविटी है वो कम है, अब उसे कूटने पीटने या लंबा करने से उसके गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब चालक का जो प्रतिरोध होगा वो पदार्थ के गुण धर्मों पर निर्भर करेगा। आप भले ही 1 मीटर का वायर लेना या 10 मीटर का वायर लेना, तो उसकी जो प्रतिरोधकता है वो हमेशा क्या रहने वाली है, नियत रहने वाली। अब देखिए चौथा पॉइंट आता है कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि जो चालक है उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका प्रतिरोध भी बढ़ता चला जाता है। तो ध्यान में रखना है कि
चालक का चालक का प्रतिरोध प्रतिरोध तापक्रम पर निर्भर करता है। अर्थात अर्थात चालक का चालक का प्रतिरोध चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, तो किस प्रकार से बढ़ता है? जैसे आपने लिया R2 बराबर R1 और ब्रैकेट में लिया आपने 1 प्लस एल्फा डेल टी। तो डेल टी क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है। तो डेल टी इक्वल्स टू आप लोग लिख सकते हो T2 माइनस T1। तो ये भी फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे संबंधित भी अपन न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस एल्फा डेल टी। तो यहाँ पर एल्फा क्या है? आप लोगों का टेम्परेचर कोफिशिएंट है। क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ठीक है, ताप गुणांक है, और इसकी जो यूनिट होती है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होती है। क्या होती है? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो यहां से अगर आप लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट कैलकुलेट करोगे तो वो क्या होगा? जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने ले लिया जैसे R1 इक्वल्स टू R0 ब्रैकेट में लिया मैंने 1 प्लस एल्फा नोट इंटू डेल टी लिया। ठीक है, ये वाली। ठीक है, तो यहां से एल्फा नोट कैलकुलेट करना आपको। तो सबसे पहले इसे अंदर मल्टीप्लाई करवाओ। तो R1 बराबर R0 प्लस एल्फा नोट डेल टी इंटू आर नोट हो गया। तो यहां से पक्षांतरण कराओगे तो यहां से R1 माइनस R2 इक्वल्स टू एल्फा नोट डेल टी इंटू आर नोट। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? अल्फा नोट यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो अल्फा नोट इक्वल्स टू आप लोगों का क्या होगा? R1 माइनस R0। आर नोट बोल दीजिएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? आर नोट इंटू डेल टी आ जाएगा। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो आप लोगों के फॉर्मूले ड्राइव हो रहे हैं उन पर क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो इन सभी फॉर्मूलाज को आप लोग याद नहीं रख सकते, तो कम से कम इनको ड्राइव करना सीख जाइएगा। तो क्योंकि ड्राइव करना सीख जाओगे तो आप लोगों को किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे मैं यहाँ पर जैसे दो अलग अलग टेम्परेचर लेता हूं और दोनों में टेम्परेचर कोफिशिएंट कैलकुलेट करूंगा और फिर उनमें रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप गुणांक। ठीक है, तो जैसे मैंने T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे ताप गुणांक लिया जैसे अल्फा 1। ठीक है, तो अल्फा 1 इक्वल्स टू आप लोगों को ध्यान में रखना है अल्फा नोट बटे 1 प्लस अल्फा नोट इंटू T1। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इसी प्रकार आप लोगों को यहाँ पर T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप गुणांक निकालना है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? ताप गुणांक कैलकुलेट करना है, जिसे मैंने अल्फा 2 ले लिया। तो अल्फा 2 इक्वल्स टू अल्फा नोट बटे 1 प्लस यहां पर आपका होगा अल्फा नोट इंटू T2। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आप लोगों के अलग अलग टेम्परेचर कोफिशिएंट के हो चुके हैं। अब आपको अल्फा 1 और अल्फा 2 में रिलेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां से रिलेशन कैलकुलेट कीजिए। रिलेशन बिटवीन बिटवीन अल्फा 1 एंड अल्फा। ठीक है, तो यहां से आपने जैसे अल्फा 2
इक्वल्स टू 1 में आप लोगों का क्या होगा, 1 में अल्फा 1 प्लस T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान। तो ये रेजिस्टेंस से संबंधित आप लोगों के जितने भी फॉर्मूले थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब अपन 1 बाय 1 इन पे न्यूमेरिकल भी सोल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों के जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए ये रहा। ठीक है, जैसे मैंने सबसे पहला एग्जांपल दिया यहाँ पर, एक एल्यूमिनियम कंडक्टर, एक एल्यूमिनियम कंडक्टर की लंबाई 6 मीटर तथा तथा कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया मैं मान लेता हूं 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर व रेजिस्टिविटी 0.5 ओम इंटू मीटर। तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। अब क्या है कि इस न्यूमेरिकल में 99% स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। उनको सभी को पता है कि फॉर्मूला R इक्वल्स टू रो एल बाई क्या होता है, ए होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट गिवन है कि ज्यादातर स्टूडेंट डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल, लेकिन यहां पर ट्विस्ट ये है कि यूनिट सेम नहीं है। तो जब यूनिट सेम नहीं होती है तो उस केस में आपका जो क्वेश्चन है वो 99% गलत होता है। आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका सही आंसर किस प्रकार से आएगा, ये दोनों पॉइंट मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने इसे सोल्व किया, तो आप लोग सोल्व करेंगे तो R इक्वल्स टू क्या करेंगे, रो एल बाई ए करेंगे और यहाँ पर वैल्यू रेजिस्टिविटी 0.5 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 6 मीटर डिवाइड बाय 0.25 कितना रखेंगे। तो अब ये जो दशमलव हटाओगे यहां से तो नीचे कितना आ गया 10 और ये दशमलव हटाओगे तो ऊपर चला गया 100। तो यहां से आप लोग जब इसे सोल्व करेंगे तो ये 5 बार और इसे काटोगे 2 बार, आपका रेजिस्टेंस आएगा 12 ओम। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोगों को ऑप्शन में वहां पर 12 ओम मिल जाए, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन में मुख्य जो ट्विस्ट गिवन है आप लोगों को वो यूनिट का गिवन है। ठीक है, अगर यूनिट इक्वल नहीं होती है तो सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए आप लोगों का कि यूनिट को सेम किया जाए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन तो आप लोग फ्लो में सोल्व कर लेंगे, जैसा मैंने आप लोगों को सोल्व करके दिखाया सबका आंसर क्या आने वाला है, 12 ओम आने वाला है। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया, तो उससे पहले मीटर में चेंज करना होगा, तब सभी यूनिट इक्वल होगी, तब आपका आंसर क्या होगा, सही होने वाला है। तो देखिए इसे सोल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको लेंथ है वो तो 6 मीटर गिवन है, ठीक है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया है ए वो 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। अब इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो 0.25 गुणा यहाँ पे सेंटी का कितना होता है 10 की घात -2 और इसका क्या करोगे स्क्वायर करोगे और फिर लिखोगे मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 0.25 इंटू 10 की पावर -4 क्या हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया। और इसकी जो रेजिस्टिविटी है
वो आपको 0.5 ओम इंटू मीटर गिवन है। अब आपकी यूनिट क्या हुई है? सही हुई है। तो अब इस क्वेश्चन को जब आप लोग सोल्व करेंगे तब आपका आंसर कुछ अलग ही आने वाला है। तो देखिए क्या आंसर इसका होगा। तो फॉर्मूला रखिएगा यहाँ पर R इक्वल्स टू रो L बाय कैपिटल A। तो यहां से रो का वैल्यू 0.5 इंटू लेंथ कितनी है 6 मीटर है और ये इसकी वैल्यू 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 4 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए दशमलव ऊपर से हटाएंगे अपन तो 5 गुणा 6 गुणा ये 6 वाला हटाओगे तो ऊपर कितना आ गया 100 आ गया। 10 की घात -4 है, ये ऊपर लेके जाओगे तो प्लस की 4 हो गई और नीचे कितना हो गया आप लोगों का 25 इंटू यहाँ पे ये वाला दशमलव हटाया तो नीचे कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो अब इसे आप लोग सोल्व करोगे तो जैसे 5 से इसे किया तो ये 5 बार गया, फिर 5 से आप इसे सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप लोगों का कितना हो गया 5 से 20 बार हो गया। 20 में ये 10 का 0 गया तो यहाँ से 6 दूनी 12 गुणा 10 की घात 4 से आप लोग क्या लिख सकते हो 120 किलो ओम लिख सकते हो। तो आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे 120 किलो ओम हो गया, क्योंकि 0.25 मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में आप लोग ध्यान से देखेंगे कि आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डिक्रीज हुआ है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है सेंटीमीटर में होगा तो मीटर की तुलना में क्या होगा घटेगा, और जैसे ही आपका क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होगा तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा इंक्रीज होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बताने का मेरा मेन टारगेट यही था कि जैसे अगर यूनिट सेम होती है तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा। अगर यूनिट सेम नहीं है तो सबसे पहले यूनिट को सेम करना होगा, उसके बाद में ही आप लोगों का क्या है कि यहाँ पर वैल्यू चेंज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो उस कॉन्सेप्ट को पहले माइंड में रखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ठीक है, तो जैसे आपके पास में ये कोई एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, क्या है एल्यूमिनियम का कंडक्टर है। ठीक है, मान लेते हैं एज्यूम एज्यूम एल्यूमिनियम कंडक्टर। ओके, अब इसकी लंबाई जैसे आप लोगों को गिवन है L1, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और इसका रेजिस्टेंस R1। ठीक है, तो यहां से आपका R1 बराबर क्या होगा रो L1 बाय A1। इक्वेशन नाम दे दिया मैंने A। अब आपने क्या किया इस कंडक्टर की लंबाई को जैसे बढ़ा दिया या घटा दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दिया या घटा दिया। तो मान लीजिए अब आपने दूसरा कंडक्टर लिया, ठीक है, वो भी किसका है एल्यूमिनियम का है। किसका है एल्यूमिनियम का। तो यहां पर रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, इसलिए किसी भी फॉर्मूला में रेजिस्टिविटी को काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, अगर वो चेंज देता है तभी उसको काउंट करना है। ठीक है, तो अब मान लीजिएगा कि इसकी लंबाई है वो L2 है। ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिएगा A2 है और रेजिस्टेंस क्या है R। तो यहां से आपके पास R2 इक्वल्स टू क्या होगा रो L2 बटे आप लोगों का क्या होगा A2 का। इक्वेशन बी आ गई। ठीक है,
तो अब जैसे आपको R1 गिवन है, R2 कैलकुलेट कराता है, तो आप लोग ऊपर लिखेंगे अननोन को। तो R2 बटे R1 बराबर आप लोग क्या लिखेंगे, रो L2 बटे 8, और इसके डिवाइड में लिखोगे तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, A1 बटे रो L1 आ जाएगा। तो यहां से रो कैंसिल हो गया, तो आपके पास में फॉर्मूला आता है R2 बटे R1 बराबर यहां से L2 बटे L1 मल्टीप्लाई यहां से आ जाएगा A1 बटे A2। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है, और इससे संबंधित हो सकता है कि आप लोगों से एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो इससे संबंधित कोई भी अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग सोल्व कर सके। क्लियर हो गया सभी को? चलो अब देखो यहां पर इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिया यहां पर एग्जाम्पल, नोट कीजिए। एक एल्यूमिनियम कंडक्टर कंडक्टर जिसका प्रतिरोध प्रतिरोध 9 ओम है, यदि यदि कंडक्टर की लंबाई को 3 गुना व क्षेत्र, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसे क्षेत्र को 2 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध ज्ञात करें। ओके, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे मैंने ये कंडक्टर लिया, ठीक है, अब इस कंडक्टर की लंबाई मैंने मान ली यहां पे कितनी है, L1 है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A1, क्या है, A1, और इसका जो रेजिस्टेंस है R1 इक्वल्स टू आपको 9 ओम गिवन है। अब इसने आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर कंडक्टर की लंबाई बढ़ा करके कितना गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तो पहले L1 थी तो अब कितना हो जाएगी, 3L1 हो जाएगी, 3L1 हो जाएगी। और क्रॉस सेक्शन एरिया पहले का कितना हो गया, यहां पर 2 गुना हो गया, तो आपका जो नया A2 होगा वो पहले का 2 गुना यानी 2A1 हो गया, और ये आपकी L2 इक्वल्स टू गया। तो आपको नया प्रतिरोध R2 क्या करना है, यहां पर कैलकुलेट करना। तो यहां से जब आप लोग R2 कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, ये वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, R2 बटे R1 इक्वल्स टू L2 अपॉन में L1 मल्टीप्लाई क्या है, A1 बटे 8। तो R2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, R1 का वैल्यू कितना गिवन है, 9 ओम इक्वल्स टू नई लंबाई कितनी थी, 3L1, और पहले कितनी थी, L1 मल्टीप्लाई पहले क्रॉस सेक्शन एरिया A1, अब कितना कर दिया आपने, 2A1 कर दिया। तो अब इसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे, L1 से L1 कैंसिल, A2 से A2 कैंसिल, आप लोगों का यहां से R2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 9 मल्टीप्लाई 3/2 हो गया। तो 9 तिया 27, 27 बटे 2, ठीक है, 27 बटे 2 आ चुका है आप लोगों का आंसर। तो आप लोगों का 13 पॉइंट कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 13.5 हो गया। तो यहां से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है,
लेकिन जब आपका क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस आप लोगों का डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन था हमारा बढ़ाने से। अब यदि अपन क्या करते हैं, इसका अपोजिट करते हैं कि लेंथ को बढ़ाते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को डिक्रीज करते हैं, तो यहां पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनने वाला है। चलो एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं इसी से संबंधित। चलिए नोट कीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा एक सिल्वर सिल्वर कंडक्टर का रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 6 ओम है। यदि कंडक्टर की लंबाई को बढ़ाकर 3 गुना व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पहले का आधा आधा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध होगा। तो नया प्रतिरोध यहां पर क्या होने वाला है, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो पहले कंडक्टर था तो इसकी लंबाई अपन मान लेते हैं कितनी है, L1। लंबाई कितनी है, L1 है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A1 है और इसका रेजिस्टेंस R1 इक्वल्स टू 6 ओम है। ठीक है, अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर इसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए, तो पहले लंबाई आपकी L1 थी तो अब कितनी हो गई, 3L1। क्रॉस सेक्शन एरिया पहले का आधा कर दिया जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया आधा कर दिया जाए, A2 इक्वल्स टू A1 बाय 2 हो गया। तो नया प्रतिरोध R2 आप लोगों को यहां पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो R2 का वैल्यू अपने को यहां पर कैलकुलेट करना है। तो यहां से R2 बटे R1 इक्वल्स टू L2 बटे L1 मल्टीप्लाई A1 बटे A2 हो जाए। तो ये फॉर्मूला है। अब वैल्यू पुट कीजिएगा इसमें। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे अपन तो क्या आएगा आंसर, यहां से R2 बटे R1 का वैल्यू 6 ओम। अब लंबाई कितना हो गई पहले की, 3 गुना, तो 3L1 बटे L1। अब पहले क्रॉस सेक्शन एरिया A1 था, अब क्या इतना हो गया, A1 बाय 2 हो गया। तो यहां से आपका L1 से L1 कैंसिल, A1 से A1 और ये ऊपर चला गया। तो यहां से R2 बटे 6 इंटू 6 हो गया। तो यहां से R2 का वैल्यू कितना हो गया, 36 ओम हो गया। तो इस प्रकार के अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और बाकी रह गया है, वो क्या है कि अगर किसी कंडक्टर को अपन खींच करके उसकी लंबाई बढ़ाते हैं या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आधा करते हैं या उसका डायामीटर आधा करते हैं या अपन उसकी रेडियस को हाफ करते हैं कंडक्टर को खींचकर, तो खींचकर के केस में आपका कॉन्सेप्ट अलग लागू होता है, क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर का जो वॉल्यूम होता है वो अनस्ट्रेन्ड स्ट्रेस्ड कंडक्टर के वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो जैसे आप चालक को खींचोगे तो उसकी लंबाई बढ़ेगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होगा ऑटोमेटिक। कितना डिक्रीज होगा और रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पॉइंट अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और यदि यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव दीजिएगा ताकि क्लास में और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। और क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा।
तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।